नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। फर्श पर पड़ी कांग्रेस एक बार फिर से खड़ी होने की कोशिश में है। एक के बाद एक चुनाव में हार और पार्टी की अंदरूनी कलह के से कांग्रेस को वेंटिलेटर पर लाकर रख दिया। इस बात का एहसास खुद आला कमान को हुआ। कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए उदयपुर में 3 दिन का कांग्रेस ने इसीलिए चिंतन शिविर किया। सोनिया राहुल ने पार्टी नेताओं को एकजुट हो जाने का सख्त संदेश दिया। देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकालने का ऐलान भी कर दिया। अब सवाल इसमें यह है कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस एक बार खड़ी हो पाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब पार्टी आलाकमान को खुद एहसास हुआ, जो रिपोर्ट वहां पर सौंपी गई है कि आखिर में दिक्कत है क्या, तो दिक्कत सबसे बड़ी यही निकल कर आई कि पार्टी के अंदर ही बहुत कलह है। वो चाहे दिल्ली से लेकर अलग अलग राज्यों की बात करें, वो खींचतान कई बार प्लेटफॉर्म पर दिखाई दी है और इस बात का एहसास अब पार्टी को खुद है। इसीलिए राहुल ने कहा कि अब पसीना बहाने का समय है, लोगों से यानी जनता से नाता जोड़ने का समय। अगर ये समय हमने गवा दिया तो मुश्किल होगी। लेकिन साथ में मोटिवेट करते हुए यह भी कहा कि विकल्प के तौर पर अगर कोई दिखाई देता है तो बीजेपी के सामने कांग्रेस ही दिखाई देती है। जो क्षत्र पार्टियां हैं उनके लिए उन्होंने संदेश दे दिया कि क्षत्र पार्टियां विचारधारा की लड़ाई नहीं लड़ सकती हैं। तो सबसे पहले आपको चिंतन शिविर के आखिरी दिन सोनिया और राहुल ने संदेश क्या दिया वो सुनाते हैं। So we will launch the National Kanyakumari to Kashmir Bharat Jodo Yatra, beginning on Gandhi Jayanti this year. All of us, young and old, will participate. हमें बिना सोचे, चाहे हमारे सीनियर नेता हो, जूनियर नेता हो, कार्यकर्ता हो, हमें बिना सोचे जनता के बीच में जाकर बैठ जाना चाहिए। तो उनकी समस्या है, उनको समझना चाहिए। और जो हमारा पहले उनके जनता के साथ कनेक्शन होता था, जो कांग्रेस पार्टी का कनेक्शन जनता से टूटा है, उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उस कनेक्शन को हमें फिर से बनाना पड़ेगा। और जनता चाहती है, जनता समझती है कि कांग्रेस पार्टी ही यह काम कर सकती है। जनता समझती है कि कांग्रेस पार्टी ही देश को आगे ले जा सकती है। बहरहाल, तो एक तरफ कांग्रेस संभलने और अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही है, तो वहीं उनके नेता पार्टी का साथ लगातार छोड़ रहे हैं। पंजाब के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया। अलविदा कहते कहते उन्होंने बहुत कुछ कहा। कांग्रेस से नाता तो टूटा, परंतु 50 साल का 3 पीढ़ियों का जो संबंध था, उसकी टीस आज भी है। और आज जहां गुस्सा है पार्टी के लिए, वहां दर्द भी है। और उदयपुर में जो कुछ हो रहा है उसको देख के पार्टी पे तरस भी आ रहा है। आज पार्टी का अस्तित्व जो है, पार्टी इज फेसिंग एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। और उस समय हम इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे राष्ट्र का दायित्व आज कांग्रेस पार्टी के कंधों पे है। कहते हैं कि घर को सजाने का तसव्वुर तो है बहुत, घर को सजाने का तसव्वुर तो है बहुत, पहले यह तो तय हो कि घर को बचाएं कैसे। क्योंकि अगर बचाने की नीयत होती है और ये एक मात्र औपचारिकता ना होके चिंता, यहाँ पे ये चिंता का शिविर होना चाहिए था, ना कि चिंतन का। इधर कांग्रेस पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से जब हमने सवाल पूछा तो उन्होंने कैसे चुटकी भरा अंदाज लिया, आप सुनिए। पार्टी 8 साल से विपक्ष में है और उभर नहीं पा रही, फिर उसको चिंता करने का काम नहीं करना चाहिए, उसको सामान पैक करना चाहिए कि अब दूसरी पार्टीज को अपॉर्चुनिटी दो। एक आपको इस विषय पे कहानी शेयर करता हूँ। मैं अमेरिका गया था तो एक ज्ञानी व्यक्ति ने मुझे बताई। कहते जी, इंडिया से 4 लोग अमेरिका आए और चारों ने अपनी जेब चेक करी और 4 लोगों ने मिलकर एक टैक्सी ले ली। एक ड्राइविंग सीट में, एक कंडक्टर सीट में, 2 पीछे।
और लेके शहर में घूमते रहे, रात को आके जेब चेक करी, किराया 0। आज कांग्रेस ने भी वो हालत कर दी कि एक गाड़ी में 4 ठोक दी। कुछ भी आरोप लगा दीजिए, कितनी संगत। बहरहाल तो आपने सुना कि दुष्यंत चौटाला ने किस मजाकिया लहजे में हमसे बातचीत के दौरान कॉन्क्लेव में ये किस्सा सुनाया और कहा कि 4 ठोक दिए यहां पर, यानी 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए। कोई भी यहां पर सकारात्मक चीज नहीं हो पाएगी कांग्रेस के लिए। यानी जहां कांग्रेस चिंतन करके यह कहती है कि क्षत्रप पार्टियां विचारधारा की लड़ाई लड़ नहीं सकती, वहां क्षत्रप पार्टियों का यह मानना है कि अब कांग्रेस का कुछ हो नहीं सकता। सवाल इस बात का है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से क्या कांग्रेस से लोग जुड़ पाएंगे। सवाल यह भी है कि अगर पसीना बहाने की बात खुद कह रहे हैं राहुल गांधी, तो क्या पार्टी आलाकमान को इस बात का एहसास हो गया कि निचले स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक बहुत ज्यादा खींचतान पार्टी के अंदर है, नेताओं कार्यकर्ताओं के अंदर है। इसके साथ ही सवाल यह भी है कि जो इस वक्त कांग्रेस ने चिंतन किया है उससे निकला क्या है, क्योंकि वहां पर भी बीजेपी आरएसएस को तो निशाने पर लिया गया, लेकिन पार्टी के अंदर की जो समस्या है उस पर अभी कुछ ठोस निकलकर नहीं आया। सवाल यह है बड़ी बहस का कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से क्या जनता जुड़ेगी, क्योंकि यह कोशिश अब करेगी कांग्रेस, इसके लिए वो यात्रा निकालेगी, लेकिन जनता जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी सवाल है। पार्टी के अंदर की राजनीति से क्या कांग्रेस अब उबर पाएगी, क्योंकि पार्टी के नेताओं ने, जो शीर्ष नेता हैं, उन्होंने कहा है कि भाई इसे खत्म करना होगा। सवाल यह भी है कि चिंतन शिविर से आखिर क्या निकला, उस चिंतन शिविर से को मंथन के बाद निकला क्या है, उसका निचोड़ क्या है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रवीण अत्रे हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है अत्रे साहब आपका। बजरंग दास गर्ग हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है गर्ग साहब आपका हमारे साथ। इसके अलावा कुछ और खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी मैं आपको तारुफ कराऊंगा। अत्रे साहब, शुरुआत अगर देखें तो किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस पर हमला किया गया है, वहां पर सवाल तो बनता है सबसे पहले गर्ग साहब से कि चिंतन शिविर से निकला क्या, लेकिन जो आप लोगों के लिए बोला गया उसके लिए अपना जवाब तैयार करके आप रखिएगा। गर्ग साहब बताइए, 3 दिन के चिंतन के बाद क्या निकला है? अतुल जी, 3 दिन का जो राजस्थान के अंदर हमारा चिंतन शिविर लगा, वो एक कारगर साबित होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसके अंदर आपने देखा भी है जिस प्रकार पार्टियों ने अनेकों फैसले लिए, किसान के हित के अंदर, दलित पिछड़ा वर्ग के हित के अंदर, व्यापारी उद्योगपति के अनेकों जो योजनाएं तैयार की गई युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, और जहां तक कि आज के युग के अंदर कांग्रेस के लिए क्या योजना तैयार की गई? अतुल जी पूरी बात एक लाइन मुझे बिठा लेने दो। हाँ। मैं बता दूं किस प्रकार जनता जो महंगाई के लिए, तो महंगाई की मार से झेल रही है, बेरोजगारी के ऊपर राहुल जी ने खूब बोल रहे हैं, बेरोजगारी घर घर है, सारे मुद्दे को टच किया है। और जहां तक कि जहां चिंतन शिविर की बात थी, हमारे में जो कमी थी हमने वो भी कहा है। ये नहीं कि हमने को बीजेपी को कंडम करने के लिए शिविर लगाया था, हमने कहा है कि लोगों को साथ जुड़ने की जरूरत है, घर घर जाने की जरूरत है। भारत जोड़ो, भारत जोड़ना मतलब है भारत की जनता के साथ जुड़ो, हर एक घर के अंदर संपर्क करो, पैदल यात्रा निकाले और लोगों के दुख सुख में शामिल हो, ये संदेश दिया है। और दूसरा ये कांग्रेस जोड़ो के लिए क्या संदेश है, उसका असर क्या आएगा, क्योंकि ये तो आप भी मानते हैं, ये खुद राहुल और सोनिया ने भी माना है, सोनिया गांधी ने भी कहा कि भाई ये करना पड़ेगा। जो बात मीडिया कहता था, हम कहते थे, आप कहते थे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन खुद पार्टी ने माना ना कि नहीं, अंदरूनी जो कला है बहुत है, खींचतान बहुत है। देखिए, अंदरूनी कला की कोई जिक्र नहीं आया, पूरे 3 दिन के चिंतन शिविर में कोई जिक्र नहीं है। और आपको मैं बता भी देता हूँ अतुल जी, आपके चैनल पे बैठा हूँ, आज की तारीख नोट कर लेना। आप हरियाणा के अंदर ऐसी लहर चलेगी, यहाँ कोई टिकने वाला नहीं है। जो पिछली बार भाजपा ने 73 पार का नारा दिया था ना, आपको पता लग जाएगा कांग्रेस 2 तिमाही से भारी बहुमत से हरियाणा में सरकार बनाएगी। और मिशन 2024 हमारा शुरू हो चुका है। केंद्र के नेता, स्टेट के हमारे जितने नेता है, आपसी में तालमेल करके मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग का तो जारी है। और किस प्रकार आपने देखा जब फरीदाबाद के अंदर दीपक साहब के 2 कार्यक्रम जो
छोटा सा कार्यक्रम होता है वहाँ रैली के रूप में बदल गया। ठीक है प्रवीण अत्रे, आप जवाब दें। उसके साथ ही मैं बता दूं हमारे पॉलिटिकल एडिटर अजीत मेंदोला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रजत पंजेटा हैं इनेलो के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है रजत आपका भी। और प्रवक्ता जेजेपी के विवेक चौधरी भी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है चौधरी विवेक चौधरी आपका भी। लेकिन प्रवीण अत्रे सबसे पहले आप जवाब दें। बहुत मंथन, बहुत चिंतन और बहुत कुछ निकल कर आया है। अब लहर बन जाएगी कांग्रेस, सरकार हरियाणा में बनेगी और 24 में बड़ा चैलेंज बनकर उभरेगी। देखिए अतुल, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक निवेदन जरूर करूंगा कि जब मैं बोलूं तो गर्ग साहब को ये कहिएगा कि धैर्य रखें और धैर्य से मेरी बात सुनें। नहीं, आपके मित्र हैं, थोड़ा थोड़ा तो टोकते हैं। नहीं, मुझे पता है कि मैं जो बोलूंगा बहुत सीरियस होता है, मगर क्या है कई बार शब्दों देखिए में पहले शुरू हो गए, कह देते हैं, देखिए पहले शुरू हो गए, चुभने लग जाती है। नहीं, चुभने वाली क्या बात है? चिंतन किया अभी आपने, अभी चिंतन करने के बाद चुभन हो जाएगी तो दिक्कत है। अभी तो चुभने वाली बात नहीं, अभी तो चिंतन वाली बात है। बोलिए अतुल साहब। देखिए अतुल ऐसा है, मैं गर्ग साहब को पहले भी आपके चैनल पे एक सलाह दे चुका हूं, दोबारा से फिर देता हूं, क्योंकि गर्ग साहब ने अभी ये कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की लहर चलेगी, कोई सामने टिक नहीं पाएगी। मेरी दोबारा से सलाह है, इंसान भले ही सांप पाले, बिच्छू पाले, शेर पाले, लेकिन गलत फहमी कभी ना पाले, वहम ना पाले। तो गर्ग साहब ने जो ये वहम पाल लिया है, मेरा निवेदन है उनसे ये वहम ना अरे गर्ग साहब आप बोलने दीजिए, ऐसे नहीं देखिए, अरे उन्होंने तो सुझाव ही दिया है ना, मानना न मानना आपका है। अगर आपको गलत फहमी ही पालना है तो पालिए आप। उन्होंने सुझाव दिया है, उन्होंने सिर्फ सुझाव दिया। अगर आपको गलत फहमी पालना है तो आप गलत फहमी पालिए। ठीक है अतुल साहब। देखिए अब गर्ग साहब ने एक बात और कही कि इस चिंतन शिविर में किसान हित में फैसला हुआ, उद्योगपतियों के हित में फैसला हुआ, बेरोजगारी के हित में फैसला हुआ। पहली बात तो ये है कि देश की जनता ने 1947 से लेके लगातार 59 ईयर्स आपके ऊपर भरोसा किया। जब आप सत्ता में थे तब जो आपने इनके हित में फैसले किए थे, उसका नतीजा ये हुआ कि 2014 के बाद जनता ने आपको विपक्ष का नेता चुनने के काबिल भी नहीं छोड़ा। तो आपको इस बात का मनन करना चाहिए था कि किस तरह से आपने देश के किसान का दोहन किया, किस तरह से उद्योगपति का दोहन किया, किस तरह से युवाओं का दोहन किया। नतीजा ये है कि आपको विपक्ष का नेता चुनने का अधिकार भी जनता ने आपसे छीन लिया। अब बात आती है इस चिंतन शिविर की। देखिए हालांकि सुनील जाखड़ ने बहुत बढ़िया कहा कि साहब चिंतन शिविर की जरूरत नहीं थी, जरूरत थी चिंता करने की। लेकिन यहाँ पे चिंता किसकी हो रही है अतुल, देखने वाली बात है। इस शिविर में चिंता हो रही है कि किस तरह से कंपनी के मालिकों का कब्जा कंपनी पे बना रहे, इस बात की चिंता हो रही है। वरना क्या बदलाव हुआ इसमें चिंतन शिविर के अंदर? बड़ा बड़ी बातें कही गई कि साहब हमने ये निर्णय लिया है कि एक परिवार में एक ही व्यक्ति को टिकट देंगे, हमने ये निर्णय लिया है कि एक व्यक्ति 5 साल से ज्यादा पद पे नहीं रहेगा। और ये वो पार्टी कह रही है जिनकी कार्यकारी अध्यक्षा पिछले 22 साल से इस पद पे काबिल है, वो ये बात बोल रहे हैं। और साथ में एक रास्ता भी दे रहे हैं कि नेहरू गांधी परिवार इन शर्तों से अछूता रहेगा। क्यों अछूता रहेगा? दूसरी बात कि एक परिवार में एक टिकट, आप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वहीं पे बैठ के ये कह दे कि हुड्डा साहब या तो आप लड़ेंगे या भूपेंद्र लड़ेंगे। अशोक गहलोत को कहने की हिम्मत नहीं थी, गहलोत साहब या तो आप लड़ेंगे या आपका बेटा लड़ेगा। कमलनाथ को आपको कहने की हिम्मत नहीं थी कि कमलनाथ जी या तो आप लड़ेंगे या आपका बेटा लड़ेगा। आपने उनको एक रास्ता क्या दे दिया कि अगर दूसरा व्यक्ति 5 साल तक पार्टी में काम कर रहा है तो फिर विचार किया जा सकता है। मतलब कार्यकर्ताओं का किस तरह से आपने मूर्ख बनाने की कोशिश की। जब आप इस तरह की चिंता कर रहे हो, कार्यकर्ताओं का मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हो, और उसके बाद आप कहते हो कि इससे एक बहुत बड़ा बदलाव आया। क्या बदलाव आया? क्या निर्णय हुआ? आप अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्णकालिक इस चिंतन शिविर में भी नहीं दे सकते। जिस विषय पे आपने ये चिंतन शिविर बुलाया था वो काम तो आपने फिर नहीं किया। पार्टी के निर्णय का अधिकार आज भी किसके हाथ में है? उसी परिवार के हाथ में, उन्हीं 3 लोगों के हाथ में। तो क्या बदलाव हो गया इसके अंदर, ये जानने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, जिस झूठ को लेके कांग्रेस ने ये 400 लोगों का जमावड़ा इकट्ठा किया, वो झूठ वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। वंशवाद, वो झूठ वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। लगातार वंशवाद की राजनीति करने वाली पार्टी और अपने चिंतन शिविर में जिक्र करती है परिवार का। तो साहब आपको तुरंत सोनिया गांधी जी से कह देना चाहिए था कि सोनिया जी आप राहुल और प्रियंका कृपया जो जिम्मेवारी आपके पास है छोड़ दीजिए उनको। आप नहीं इस तरह का निर्णय ले पाए, इससे पता लगता ठीक है। यानी चिंतन तो हुआ लेकिन चिंतन से कुछ नहीं निकला बीजेपी की नजर में। अजीत मेंदोला जी का रुख करूंगा, उसके बाद में जाऊंगा विवेक चौधरी और पंजेटा साहब के पास। मेंदोला साहब, बहुत लंबे अरसे से आप कांग्रेस को बहुत अंदर से समझते हैं। इस चिंतन शिविर से आपको क्या समझ में आया कि क्या निकल कर आया है? अमृत निकला है
और किस तरह का अमृत निकला है पार्टी के लिए? अतुल, देखो मैं पहले तो एक बात क्लियर कर दूं, अब ये चिंतन नहीं रहा। कांग्रेस ने कहा हम चिंतन नहीं कर रहे, हम संकल्प लेंगे। पहले शुरुआत में इसका नाम चिंतन शिविर था, लेकिन बाद में पार्टी के अंदर कई तरह की बातें भी तो कहा गया, तो हम संकल्प शिविर बोलेंगे और यहाँ से जो संकल्प हम लेके जाएंगे उससे अगले चुनाव हम जीतेंगे। अब मैं 2-3 बातें करता हूँ इसमें संकल्प शिविर के बारे में। देखिए, ये संकल्प शिविर में कांग्रेस ने जो कुछ कहा करा या जो बातें कही, वो मुझे बड़ी हैरानी लगा उन बातों पे। एक तो शिविर शुरू, मैं वहीं था मौके पे और मैं एक दिन पहले चला भी गया था, और इस बार कांग्रेस ने थोड़ा बहुत बीजेपी की तरह अपने को ढालने की कोशिश की है। और बीजेपी की तरह कैसे? देखो, बीजेपी में बहुत डिक्टेटरशिप है। ये बीजेपी के प्रवक्ता मानेंगे नहीं मानेंगे, इनको बहुत सख्त हिदायत होती है। जब इनका कोई कार्यक्रम होता है बीजेपी में तो बड़ा सीमित बोलने की छूट दी जाती है। केवल प्रवक्ता बाहर जाके बोलेगा और उतना ही बोलेगा जितना कहा जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह तो हर मीटिंग में कहते हैं कि पत्रकारों के चक्कर में, मीडिया के चक्कर में नहीं फंसे आप। तो इस बार कांग्रेस ने जब अपना ये शिविर शुरू करा, उसमें 2 बड़ी हैरानी वाली बातें। एक तो पहली हैरानी की बात ये थी कि शिविर शुरू होने से पहले एजेंडा पार्टी ने आउट कर दिया कि हम 5 साल बाद पद पे बना नहीं रहेगा, परिवारवाद से एक व्यक्ति को टिकट मिलेगा और तमाम तरह की बातें पहले ही बता दी। ये मैं समझ नहीं पाया कि क्यों बताई ये बातें। दूसरा, उन्होंने कहा कि मतलब पार्टी ने 3 दिन तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी वो इस तरीके से करी कि जो प्रवक्ता आता केवल वो सीमित उतना ही बोलता जितना कहा जाता। नेताओं से कोई इंटरेक्शन नहीं होने दिया पार्टी ने, जैसे कि बीजेपी करती है। ठीक है। और सीमित बोला गया प्रवक्ताओं की तरफ से भी, और उतना बोला जितना कहा गया। और उसके बाद वो समझ में नहीं आया कि पार्टी करना क्या चाहती है। माना आपने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ बोला, मोदी सरकार की कृषि नीतियों के खिलाफ आपने एक रास्ता बनाया, लेकिन मेन जो एजेंडा था अतुल, वो ये नहीं बता पाई पार्टी की जो आने वाले चुनाव हैं उन पे आप कैसे जीतेंगे। आपने तमाम तरह की बातें कर दी, तमाम तरह के रास्ते बना लिए, लेकिन अब मैं इसका जो सार है, जो टोटल सार है, मैंने लिखा भी है इस पे। टोटल सार ये है कि लगातार हार की वजह से गांधी परिवार पर कहीं ना कहीं बराबर हमले हो रहे थे। पार्टी के भीतर भी सवाल उठने लगे थे कि भाई आप ये ऐसे कैसे चलेगा। तो इस चिंतन शिविर से बिल्कुल साफ हो गया है कि कांग्रेस में गांधी परिवार को कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती दे नहीं सकता। और ये एक तरीके से चिंतन शिविर इसीलिए था कि भाई जो सवाल उठ रहे थे, जो असंतुष्ट नेता थे, वो सारी चीजें खत्म हो गई। इसमें कोई संदेह नहीं है। असंतुष्ट नेता जिनको मीडिया द्वारा बना दिया गया था, वो अधिकांश नेता उस शिविर में आए हुए थे और सबने एक अपनी सहमति जताई कि पार्टी या सोनिया गांधी या राहुल गांधी जो भी कहेंगे हम उनके साथ हैं। यानी मंजूरा साहब, जैसा आपने कहा कि चिंतन शिविर के नाम पर बाद में संकल्प की बात कर दी गई है और फिर उसके पहले एजेंडा वहां पर क्या था वो सेट कर दिया गया, और ये संदेश जो दिया गया है कि भाई जिसने मुखालफत की वो समझ ले, ये अपने आप में इससे निकल कर आया है, इस संकल्प से या इस चिंतन शिविर से। अत्रे साहब, आऊंगा आपके पास, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा जहां रजत पंडिता और विवेक चौधरी का रुख कर लूं। पंडिता साहब, जो राजनीतिक दल है क्षत्रप दल, उनको तो कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया। वो कहते हैं कि विचारधारा की लड़ाई वो लड़ ही नहीं सकते। देखिए अतुल जी, प्रत्यक्ष तो प्रमाण की क्या जरूरत है। 2021 के अगर आप 5 राज्यों के चुनाव देखें, चाहे आप उसमें बंगाल देख लीजिए, केरल देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, मुझे लगता है कांग्रेस तो बंगाल में एक भी सीट नहीं जीत पाई, वहीं भाजपा केरल में एक भी सीट नहीं जीत पाई, और 852 सीटों में, मैं बहुत बार ये रिपीट करता हूँ, 852 में से कांग्रेस सिर्फ 74 सीटें जीत पाई थी। 152 कांग्रेस ये भाजपा जीत पाई थी। 2022 में कांग्रेस की ये हालत हो गई कि आप पार्टी से भी कम विधानसभा की सीट जो है वो, हालांकि बीजेपी ने अपने आप को जिस भी तरीके से, चाहे वो कुछ भी हो मैटर, लेकिन हाँ, बीजेपी ने अपने आप को कर दिया दोबारा से, और कांग्रेस अपने आप को विपक्षी, मुख्य विपक्षी दल कहता है, पूरे देश में एक विकल्प कहता है। मैं कहता हूँ सिर्फ क्षेत्रीय दल ही है, चाहे ममता बनर्जी है, चाहे तमिलनाडु ले लीजिए, केरल ले लीजिए, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि जो क्षेत्रीय दल है उन्होंने अपना दबदबा जो है वो दिखाने में वो कायम रहे हैं। और पुट योर हाउस इन ऑर्डर फर्स्ट, ये जो सुनील जाखड़ जी ने कहा है कि सुनील जाखड़ जी एक तरफ चिंतन शिविर हो रहा है और एक तरफ है कांग्रेस का बड़ा नेता वहां छोड़ता है, ये सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट है,
सिर्फ ये दिखाने के लिए जो इतनी सब कह चुके हैं, जो प्रशांत किशोर ने भी ठुकराया उससे पहले, कि भाई कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं है। कांग्रेस में डीप रूटेड स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, जब तक आप उसको ठीक नहीं करोगे। ये सिर्फ एक दबाव इतना पड़ गया था कि कांग्रेस जो है अब देश से गई, अब कांग्रेस विकल्प नहीं है। ये बिल्कुल बात साफ हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए इस प्रेशर, बढ़ते प्रेशर को, कि पूरे देश में जब ये हो गया कि कांग्रेस एक नई पार्टी आई है, उसके बाद उससे भी पिछड़ जाती है, तो लोगों ने कांग्रेस को सिरे से ठुकरा दिया है। अब आगे आने वाला समय क्षेत्रीय दलों का है, क्योंकि जो अपनी रीजनल पार्टीज है उनको अपने क्षेत्र के बारे में ज्यादा अच्छी तरह ज्ञान होता है, क्योंकि डे टू डे बेसिस पे जो परेशानी वो झेलते हैं। और रही बात कांग्रेस सिर्फ क्या करती है, देखिए मुद्दे जो है वो सिर्फ एक राजनीति में बने रहने के लिए लोगों में दिखता है कि केवल एक राजनीतिक बयान। गर्ग साहब कह रहे हैं कि आप अपनी पार्टी की चिंता करिए, इनेलो की चिंता आप करिए। कोई बात नहीं, जब इनेलो पे आप डिबेट रख लो, इनेलो पे हम जवाब दे देंगे आपको, हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमने तो इलाहाबाद में दिखा दिया। ठीक है पंजेटा साहब, मैं आऊंगा आपके पास, उसके पहले मैं चाहूंगा विवेक चौधरी से एक सवाल हो जाए, लेकिन मेंदोला साहब कुछ करें। अजीत जी। मैं कह रहा था अभी रजत जी रीजनल पार्टियों को लेकर उनकी तरफदारी कर रहे थे। ये बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि रीजनल पार्टियां जब से पनपी हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए एक तो कांग्रेस ही जिम्मेदार है। कांग्रेस ने रीजनल पार्टियों को पनपाया और आज वही कांग्रेस के लिए आत्मघाती हुआ। वो दिल्ली का मामला हो, हरियाणा का मामला हो, यूपी का मामला हो, ये कांग्रेस की गलतियों का खामियाजा है रीजनल पार्टियां। और रीजनल पार्टियां कभी भी देश हित में नहीं रहती हैं। और बीजेपी जिस नीति को लेकर चल रही है, बड़ा बीजेपी को हरियाणा में गठबंधन करना पड़ा। कहीं न कहीं बीजेपी ने एक तरीके से केवल कांग्रेस को रोकने का गठबंधन किया है। मेरा ये मानना है कि रीजनल पार्टियां के बजाय राष्ट्रीय पार्टियां अगर दो धन आमने सामने हो तो ज्यादा अच्छा है। अब रीजनल गठबंधन का अब हो सकता है कि इसमें ऐसा होता हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में देखो रीजनल पार्टियां जब से आई उत्तर प्रदेश पिछड़ गया, बिहार में भी। तो रीजनल पार्टियां कहीं ना कहीं उनको लेकर मेरा मानना है कि ये कांग्रेस के लिए घातक है रीजनल पार्टियां। और अब कांग्रेस को सोचना होगा, बीजेपी को भी सोचना होगा कि अगर रीजनल पार्टियों को आप सपोर्ट देंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पर, अगर यूपीए अगर आप देखें, यूपीए का पार्ट 2 जो है केवल गठबंधन की वजह से कांग्रेस बदनाम हुई। कांग्रेस ने बिल्कुल सही बात है। और आज उसी कांग्रेस को जिस पर ये आरोप है कि उन्होंने ही रीजनल पार्टी को बढ़ाया, आज वहीं रीजनल पार्टियों के लिए कह रहे हैं कि वो विचारधारा की लड़ाई नहीं लड़ सकते और 10 साल उनके साथ सत्ता का सुख भोगा, अभी भी कई जगहों पर भोगने को तैयार है। सवाल यहां पर विवेक चौधरी, आऊंगा पंजेटा साहब, आऊंगा विवेक चौधरी जो आऊंगा सर, आऊंगा अभी आऊंगा। विवेक चौधरी से एक सवाल आ जाए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। विवेक चौधरी, क्या रीजनल पार्टियों को लेकर जो बात कही है ये सही है, या उनको अब एहसास हो गया कि ज्यादा घातक हैं? क्योंकि इसी हरियाणा की अगर हम बात कर लें तो आपकी पार्टी का नया उदय हुआ, उसकी सीटें आई, सरकार बनाने के लिए कांग्रेस भी तैयार थी आपके साथ। वो अलग बात है कि आपने उनके साथ नहीं बनाई, लेकिन आज कहते हैं कि रीजनल पार्टियां नहीं है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में प्रयोग कर लिया, तमाम अन्य राज्यों में प्रयोग कर लिया, फिर कहते हैं कि रीजनल पार्टियों में दम नहीं, वो विचारधारा की लड़ाई लड़ नहीं सकते। ये चिंतन शिविर या संकल्प शिविर में चर्चा हुई। अतुल जी, मंदोला जी ने कहा रीजनल पार्टीज देश के हित में नहीं, ये इनका पर्सनल विचार हो सकता है, पर मैं नहीं मानता। अगर आप हरियाणा प्रदेश की बात करें, हरियाणा प्रदेश के अंदर आप इतिहास उठा के देखिए, जो हरियाणा प्रदेश के हित के फैसले थे वो रीजनल पार्टीज द्वारा ही। आज ताजा अगर मैं कहूँ 75% आरक्षण की बात, दुष्यंत जी चुनाव में आने से पहले ये युवाओं के लिए फैसला लेके आए, तो हरियाणा प्रदेश के हित के लिए ही था। आज महिलाओं की 50% भागीदारी की अगर मैं बात करूं, बुढ़ापा पेंशन की अगर मैं बात करूं, आज क्या क्या बातें आपको गिनाने का काम करें जो रीजनल पार्टीज की ही देन है। आज कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर रीजनल पार्टीज का जो दौर चल रहा है, आप देखिए किस तरह से रीजनल पार्टीज उभर रही बात आज जिस मुद्दे के ऊपर डिबेट है, चिंतन शिविर की अगर मैं बात करूं तो चिंतन शिविर नहीं, सुनील जाखड़ जी ने बहुत अच्छे से कहा कि चिंता का समय। चिंतन शिविर आज ये कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इनका पर्सनल मैटर है, करनी भी चाहिए। पर अगर हरियाणा प्रदेश की बात करूं, ये चिंतन शिविर उस टाइम होना चाहिए था जब इनके दलित प्रदेश अध्यक्ष एक पसीना बहा रहे थे दिल्ली में और उनकी गर्दन तोड़ी गई और उनकी FIR भी नहीं होने दी गई।
उस टाइम ये चिंतन शिविर होना चाहिए था। चिंतन शिविर उस टाइम होना चाहिए था जिस टाइम जींद बाई इलेक्शन के अंदर इनकी जमानत जब्त होने से बाल बाल बची। चिंतन शिविर उस टाइम होना चाहिए था जब ऐलनाबाद के अंदर इनकी जमानत जब्त होने का काम। चिंतन शिविर उस टाइम होना चाहिए था जब इनकी प्रदेश अध्यक्ष को इनका संगठन नहीं बनाने दिया गया। और चिंतन शिविर की जरूरत उस टाइम थी जब प्रदेश अध्यक्ष एक मीटिंग बुलाती थी और उसमें इनके नेता विपक्ष नहीं जाते थे। आज कांग्रेस ने हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या किया, एक अध्यक्ष बना दिए, 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए। मैं बजरंग जी से पूछना चाहूंगा, क्या 5 अध्यक्ष आज तक इकट्ठे हो पाए? ये भी देखिए दुर्भाग्य की बात है कांग्रेस के लिए। और मैं तमाम डिबेट्स में यही कहता हूं, अगर कांग्रेस को कोई खत्म करेगा तो वो कांग्रेस ही करेगी। कांग्रेस का खात्मा। ठीक है, गर्ग साहब बताइए, आज इकट्ठे हो पाए? ये सवाल है विवेक चौधरी का। और दूसरा जो मेंदोला साहब ने बातें उठाई हैं कि आप वहां पर चिंता करने गए थे, उसके बाद आपने संकल्प करने की बात कर ली, लेकिन वहां पर निकला क्या? यही कि गांधी परिवार के खिलाफ कोई नहीं होगा, संदेश दिया। अतुल जी, एक बात तो आप मानोगे, सभी राजनीतिक पार्टी को हरियाणा में चिंता शुरू हो गई। कांग्रेस आई कांग्रेस। कहाँ चिंता हुई? किसी ने तो नहीं कहा। आप दिख रहे, पंडिता साहब ने नहीं कहा, आप देख रहे हो, मेंदोला साहब ने कहा। ये कहाँ निकला? ये लाइन कहाँ से आई? इनको रात को नींदों में भी कांग्रेस दिखती है। क्यों दिखती है मैं बताता हूँ। 2005 से 14 तक का इतिहास देख लो। हमने अनेकों योजनाएं लागू की, गरीबों के लिए, दलितों के लिए। अरे फिर आ गए उसी पे। अब आपने योजनाएं लागू की, उसका आपको लाभ भी मिला, आप 2 बार सत्ता में रहे। मेरा सवाल यह है कि पंजेटा साहब ने कहा कि आपके आने से उनको सपना आने लगा है आपका? कहा अत्रे साहब ने कहा विवेक चौधरी ने? और जो बातें मेंदोला साहब ने उठाई है उसी का जवाब दे दीजिए ना। मेंदोला साहब की बात का जवाब दे दीजिए। मैं कहूँ चिंता किस बात की है? इनको चिंता इस बात की है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो हमारी जनसभा होगी, मीटिंग होगी, 4 कार्यकारी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के सभी नेता एक स्टेज के ऊपर पाएंगे। और दूसरी बात आप देखना, नहीं एक स्टेज पर मजबूरी में आएंगे या साथ में आएंगे? मजबूरी क्या होती है? स्टेज पर आए कोई मजबूरी नहीं होती जब 4 आदमी बना दिए कार्यकारी अध्यक्ष में। और आप जल्दी आप देखोगे जिला अध्यक्ष, ब्लॉक स्तर के अध्यक्ष आ रहा हूँ पंडिता साहब, आ रहा हूँ, बनने जा रही है। जहाँ तक मेरे साथी बार बार बोलते हैं भाई कांग्रेस का तो इतिहास देख लिए, देश की आजादी से लेकर देश के विकास में और मुख्य भूमिका किसी की है तो अरे गर्ग साहब, कांग्रेस की भूमिका सृष्टि की रचना में भी है। मैं बार बार कहता हूँ सृष्टि की रचना में भी है, मैं मान लिया। मैं कह रहा हूँ कि अभी फिलहाल जो चिंता या संकल्प हुआ है उससे क्या संदेश निकला, क्योंकि वहां पर जो एजेंडा था वो बदल गया। कोई एजेंडा नहीं बदला, एजेंडा बदला है इनके नजरों में। हमारा एजेंडा पहले भी था, चिंतन शिविर और चिंतन के अंदर। विवेक चौधरी कुछ कह रहे हैं? विवेक चौधरी, मैं कहना चाहता हूँ, हमने अगर इतना ही कांग्रेस में दम है और कांग्रेस से लोग डरते हैं तो इनके 2 पूर्व के अध्यक्ष संगठन क्यों नहीं बना पाए? और मैंने इनसे सवाल पूछा कि आपके 5 अध्यक्ष इकट्ठे हो पाए क्या, तो उसका जवाब आपके पास नहीं है। आप बताइए, जिस दिन आपके अध्यक्ष ने पदभार संभाला उस दिन आपके 4 कार्यकारी अध्यक्ष क्यों नहीं आए? आप बताने का काम कीजिए। इनके झूठ सुनो आप, ये क्या बोलते हैं, दुर्संगी ने 75% युवाओं को रोजगार। अरे आज इसके ऊपर डिबेट नहीं है, आज जिस मुद्दे के ऊपर डिबेट है उसका जवाब दीजिए। क्यों नहीं अध्यक्ष आपके संगठन बना पाए? क्यों नहीं आपके अध्यक्ष इकट्ठे हो पाए? जवाब दीजिए ना, सवाल आपसे पूछा। नाराज क्यों हो जाते हैं? जवाब मांग रहे हो आपसे, नाराज क्यों हो जाते हैं? जवाब दीजिए, गुस्सा ना दिखाइए। जो लोग बीजेपी के खिलाफ वोट मांगते ठीक है प्रवीण अत्रे मुद्दों को टच किया, बहुत सारे मुद्दे टच किए और ये बता दिया कांग्रेस के नेतृत्व ने कि अगर कोई विकल्प है बीजेपी का तो वो कांग्रेस ही है। ये निचोड़ निकला है। प्रवीण अत्रे साहब, गर्ग साहब सुन लीजिए, गर्ग साहब अब सुनिए, गर्ग साहब सुनिए, प्रवीण अत्रे की बारी है, गर्ग साहब आपने बोल दिया। गर्ग साहब प्रवीण अत्रे की बारी। गला फाड़ने से कुछ नहीं होगा। गर्ग साहब ऐसे नहीं, एक एक करके प्रवीण अत्रे। देखिए अतुल, ऐसा है, मैं पहले तो गर्ग साहब को दोबारा से एक सलाह दूंगा। जिस तरह से ये 4 कार्यकारी अध्यक्षों का जिक्र कर रहे हैं, पंजाब में भी तो ये एक्सपेरिमेंट किया था आपने, क्या नतीजा निकला पंजाब में? जो हालात पंजाब में कांग्रेस के हुए हैं, हरियाणा में उससे बदतर होंगे, इस बात को समझिए।
दूसरा, किस नेता के दम पे ये कह रहे हैं कि सरकार बनाएंगे? वही नेता जो 2019 में रैली करके रोहतक में ये कह रहा था कि ये कांग्रेस वो वाली कांग्रेस नहीं रही, कांग्रेस बदल चुकी है, उस नेता के दम पे ये दावे कर रहे हैं। पहले तो गर्ग साहब को यह समझना पड़ेगा कि कांग्रेस इस वक्त हरियाणा में जिस हालात में जा चुकी है, दोबारा सर्वाइवल नहीं हो सकता। अब मैं बात करूंगा अजीत मंजोला जी ने जो कुछ बातों का जिक्र किया। अरे चिंता ना करें, अरे रुकिए भाई, अपनी चिंता करो, आप भारतीय जनता पार्टी की चिंता करो, हमारी चिंता ना करो, हमारी कांग्रेस की हरियाणा में इस बात को मानिए। अरे भाई आप व्यक्तिगत किसी में चुप करा लगाओ। गर्ग साहब सुन तो लीजिए, गर्ग साहब एक एक करके वो उनकी पार्टी की चिंता उनको है भाई, आप अपनी वाली की करके आए हैं, उनकी तो ऑलरेडी वो कर रहे हैं। गर्ग साहब सुनिए, नहीं गर्ग साहब ऐसे नहीं प्लीज, बजरंग दास गर्ग ऐसे नहीं, गर्ग साहब प्लीज, मैं गुजारिश कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लगातार वही करते रहेंगे। बीपी की गोली लीजिए। बजरंग दास गर्ग साहब ये तरीका नहीं है, गर्ग साहब ऐसे नहीं सर, प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप ऐसे चिल्लाएंगे तो चिल्लाना मुझे भी आता है सर, प्लीज। नहीं गर्ग साहब मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मुझे ऑडियो फिर गिराना पड़ेगा आपका, ये तरीका नहीं है, प्लीज बजरंग दास गर्ग ऐसे नहीं सर, आप कमेंट करिए लेकिन छोटे करिए ना, आप दूसरों का वक्त जाया करते हैं और बोलते हैं वहीं 5 लाइन। देखिए ऐसा जी देखिए ऐसा है, पहली बात तो ये है, मेरा निवेदन ये है कि जब कोई प्रवक्ता इस तरह से चिल्लाता है, इसका मतलब उसके पास कहने सुनने के लिए कुछ नहीं है, तो वो दूसरे को डिस्टर्ब करना चाहता है। यहाँ पे फिर बोलने लगे गर्ग साहब ऐसे नहीं, गर्ग साहब ऐसे नहीं, फिर शुरू हो गए गर्ग साहब ऐसे नहीं, प्लीज सर, मैं बार बार कह रहा हूँ, गर्ग साहब टाइम वेस्ट होता है सर, गर्ग साहब टाइम वेस्ट होता है, प्लीज। देखिए अजीत मंजोला जी ने 2 बातें कही हैं। देखिए पहली बात तो अजीत जी ने जो कही है वो अनुशासन की। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित राजनीतिक दल है, ये बात पूरा देश जानता है और अजीत जी भी इस बात को मानते हैं। इस अनुशासन का जिक्र अजीत जी ने यहाँ पे जिक्र किया। अजीत अरे भाई इनको चुप करवाइए यार, अरे भाई गर्ग साहब बहुत हो गया आपके, बहुत चिल्लाते हो आप, करना शुरू कर देते हो, दूसरे आदमी को बोलने देते हो, क्या कर रहे हो चिल्ला के। बजरंग दास गर्ग ये तरीका ठीक नहीं है सर, मैं अगर आपको हंसते हुए गुजारिश कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लगातार वही काम करते रहेंगे जिसके लिए मना किया जा रहा है। आप अपनी बारी में भी बोलते हैं, दूसरों की बारी में भी बोलते हैं, और जिस सवाल को पूछा जाता है उसके बाद कोई जवाब नहीं होता है, फिर बोलने लगे आप, गर्ग साहब फिर बोलने लगे सर, आप ये तरीका नहीं है सर, अगर आप ऐसे बोलेंगे तो बाकी भी बोलेंगे, आप बोल नहीं पाएंगे फिर। देखिए अजीत जी ने जिस बात का जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन ये है कि अगर इस तरह के अधिवेशन होते हैं तो प्रवक्ताओं को ऑथराइज किया जाता है अपनी बात कहने के लिए, बिल्कुल ठीक बात है उनकी। यहाँ पे क्या हुआ ये मैं बताना चाहूंगा। आचार्य प्रमोद कृष्णन जो कांग्रेस के एक नेता हैं, उन्होंने जब आके मीडिया में ये कहा कि प्रियंका को अध्यक्ष बनाए कांग्रेस, उसके बाद जो वहां पे चिल्ला चिल्ली हुई है वो भी मीडिया ने सारी देखी है और देश की जनता ने भी देखी। ये एक बेसिक अंतर है भारतीय जनता पार्टी में और दूसरे राजनीतिक दलों में। हाँ एक बात अजीत जी ने बहुत बेहतर कही है कि G23, देखिए ये जो चिंतन शिविर हुआ है, तो ये हुआ इसलिए है कि किसी तरह से नेहरू गांधी परिवार का आधिपत्य पार्टी पे बना रहे। G23 के नेता जो बातें कह रहे थे, जिस बदलाव का जिक्र वो कर रहे थे, वो बदलाव ना करना पड़े, उसके लिए ये 400 लोगों का जमावड़ा कांग्रेस ने उदयपुर के अंदर रखा था और वो यहाँ पे साबित भी हुआ है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसमें हमें गौर करना चाहिए, बार बार बदलाव का जिक्र, केवल एक सवाल है कि बदलाव हुआ क्या ऐसा। देखिए 2003 के अंदर शिमला के अंदर इसी तरह का चिंतन शिविर हुआ था, उसमें जो बातें कही गई थी आज तक पूरी हुई है। जयपुर के अंदर 2013 के अंदर हुआ था, उसमें जो कहा गया वो आज तक नहीं हुआ है। और सबसे दुखद चीज, कांग्रेस ने अपनी नीति निर्धारण भी आउटसोर्स कर दिया है। पीके जो वहां पे आके अपनी जो उन्होंने रिपोर्ट दिखाई, वो एक तरह से कांग्रेस ने अपना नीति निर्धारण आउटसोर्स किया है। और जब कोई राजनीतिक दल वैचारिक रूप से इस कदर खत्म हो जाए कि नीति निर्धारण भी आउटसोर्स कर दे, तो उस राजनीतिक दल का अस्तित्व खत्म हो चुका है। इस बात को मुझे नहीं लगता कोई इनकार करेगा। इस बात कांग्रेस दोबारा सर्वाइव नहीं कर सकती है, तो इस बात को आप मान लीजिए। भले ही हरियाणा की बात करें, ठीक है रजत पंजेटा अपनी बात भी आप पूरी करें। और सवाल भी ये है कि यात्रा तो आप निकालेंगे, जोड़ेंगे, हर पार्टी का अधिकार होता है, नीलो यात्रा निकाले, कांग्रेस निकाले, बीजेपी निकाले, जेजेपी निकाले, लेकिन उस यात्रा से क्या वाकई वो मकसद पूरा होता दिख रहा है जो कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को खुद लग रहा है कि हमने खो दिया है? देखिए जनता में जो मैसेज जाना चाहिए ना, हमारे आपके कहने से हम कह दें कि वहम पाल रखा है, हम चिंता किसी के, सब मुस्कुरा रहे हैं, किसी के चेहरे पे चिंता नहीं है कांग्रेस के अलावा। बात ये नहीं है कि जनता में जो मैसेज जाना चाहिए, वो जो आंकड़े बोलते हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ भी बोलूं, लेकिन जो प्रदर्शन
कांग्रेस कर रहा है, कांग्रेस केवल राजनीति करने के लिए राजनीति करती है कि कोई मुद्दा ऐसे उठाया जाए जिसका राजनीतिक लाभ उठाया जाए। इस तरीके से जनता में मैसेज जो है, आज खामियां इतनी है। आज मंदौला जी बीच में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि वो रीजनल पार्टीज देश हित में नहीं है। आप ये बताइए, आज देश के ऊपर 128 लाख का कर्ज क्या रीजनल पार्टीज ने चढ़ाया? आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, इंडियन नेशनल लोकदल का रीजनल पार्टी है, हरियाणा पे पहले से चढ़ा हुआ कर्ज ना केवल उतारा और प्रदेश को सरप्लस बजट में छोड़ के गए। आप कहते हो रीजनल पार्टी, चौधरी देवीलाल जी ने बुढ़ापा पेंशन शुरू करी, चौधरी देवीलाल जी ने किसानों का कर्ज माफ किया, चौधरी देवीलाल जी ने सारी जनहित की, सारी लोक हित की, जो भी हरियाणा के हित के लिए, हरियाणा के हित के लिए उन्होंने त्याग पत्र दिया, न्याय युद्ध उन्होंने लड़ा। और अगर पार्लियामेंट के लिए वो न्याय युद्ध ना लड़ते तो ये चंडीगढ़ भी सौंप दिया होता अभी तक। तो जो क्षेत्र के बारे में जानता है, अपने क्षेत्र का दर्द रखता है, और आप कहते हो रीजनल पार्टीज, आज आप बता दीजिए, क्या देश के ऊपर 128 लाख करोड़ का कर्ज नहीं? क्या 75 या अमृत उत्सव बना रहे हैं? क्या 78 लाख करोड़ सिर्फ क्या भाजपा ने कर्ज लिया? क्या आज महंगाई चरम सीमा पर नहीं है? सबसे ज्यादा कितनी महंगाई है आपको जानते हैं? तेल और सिलेंडर के दाम रोज बढ़ रहे हैं, हर चीज है, लेकिन फिर भी दोष निकालना है, रीजनल पार्टीज के अंदर कमियां देखनी है। कमियां अगर देखनी है तो आज रिस्पॉन्सिबल है कांग्रेस, और कांग्रेस के साथ रिस्पॉन्सिबल है भाजपा। अगर क्योंकि आज भाजपा सत्ता में है, मैं बिल्कुल मानता हूं कि कांग्रेस की विफलताएं जो थी, कांग्रेस की जो कमियां थी, उस वजह से आई थी अच्छे दिन का नारा देके बहुत ही महंगाई की मार, रुपया डॉलर सब कुछ बोला गया, सिलेंडर लेके उठाया गया, कपड़े उतार के विज जी ने प्रदर्शन किया, कभी गेहूं की एमएसपी के लिए किया, सब कुछ किया। अरे आप ये बताइए, 3 काले कानून किसके बनाए हुए थे? ये कांग्रेस की देन थी जो भाजपा ने लागू करी। ये जीएसटी किसकी देन है? ये कांग्रेस की देन है, ये भाजपा ने लागू करी। आज अगर जिम्मेवार है तो मैं मानता हूं कि सेंटर की जो 2 पार्टियां वो जिम्मेदार है आज देश की खस्ता हालत के लिए। युवा सुसाइड कर रहा है, आज नौकरियां नहीं है, आज करोड़ों 40 करोड़ नौकरियां अर्थव्यवस्था से गायब हो गई हैं। रोज अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं, एक दिन बताओ कौन सा जाता है जिस दिन अखबारों की सुर्खियां नहीं बनती? क्या ये चीजें नजरअंदाज जो आज जनता देख रही है? क्या अत्रे साहब कुछ कह रहे हैं? जल्दी से इसके बाद मैं मंदोला साहब के पास जाऊंगा, विवेक के पास जाऊंगा। देखिए, ऐसा है कि हो सकता है अजीत मंदोला जी की बात से आ रहा हूं गर्ग साहब। देखिए अतुल, हो सकता है मंदोला जी की बात से पंजेता जी को दुख हुआ, लेकिन मंदोला जी ने जो बात कही है वो एक तथ्यात्मक सत्य है। राष्ट्रीय स्तर पे जब भी ऐसी नौबत आई कि रीजनल पार्टीज की सपोर्ट से कोई सरकार बनी, तो उस सरकार के साथ रीजनल पार्टीज ने एक ब्लैकमेलर की तरह काम करना शुरू किया। चंद्रशेखर सुनिए मैं बता रहा हूँ, एनडीए की सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी सेंटर में मिनिस्ट्री बनी, 2 मिनट तो दे दो। अटल जी में कभी नहीं बीच में बोलता, 1 मिनट, अटल जी में कभी नहीं बोलता, अरे नहीं कभी नहीं बोलता, आपके बीच में कभी नहीं बोलता। अरे आप एक बात बताओ, अत्रे साहब ये बात सही है, पंडिता साहब बहुत कम हस्तक्षेप करते हैं, ठीक है। सेंटर में कोई आपसे मिनिस्ट्री ली, मैं बता रहा हूँ, पंडिता साहब सुनिए, वो जवाब दे रहा है आपको। देखिए ऐसा है, जब चंद्रशेखर जी की सरकार थी, देश की आर्थिक हालात इस स्तर पे पहुंच गए थे कि सोना गिरवी रखने की नौबत आई थी। किन लोगों का समर्थन था सरकार को, ये आप तो थोड़ा, मैं तथ्यात्मक में बात कर रहा हूं, मैं मंदोला जी की बात को तथ्य रूप दे रहा हूं। जो भी सरकार, चाहे देवगौड़ा जी की बनी है, जो भी इस तरह की सरकार बनी है, क्या वजह हुई है कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति उस वक्त ऐसे हालात में आ गई? दूसरी बड़ी बात सुनिए, अरे सुन लीजिए भाई, ऐसा ना करो, साल के लिए, अरे भाई आप सुनोगे तो बात बनेगी ना भाई। जब आपने यहाँ पे जिक्र करना शुरू किया ना, देखिए महंगाई बड़े हाई स्तर पे है, आप लोग एक ऐसा झूठ बोलते हो बजाय जनता को ये बताने के कि आज विश्व स्तर पे हालात ये हैं कि अमेरिका और जर्मन जैसे देशों की महंगाई 3 गुना पहुंच चुकी है। हमारा तो फिर भी WPI मात्र 6.9% है। ये क्यों नहीं बताते जनता को? आप उस वक्त जनता को ये क्यों नहीं बताते हैं कि हमारे जो फूड ग्रेन्स का इंडेक्स है वो इस वक्त डॉलर और रुपया क्या डीजल पेट्रोल के दाम के अंदर आज हालात ये है कि जापान, इंग्लैंड, अमेरिका कोरोना में कितना क्या ठीक है। अब जरा मैं दोनों को रोक रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, दोनों लोग शांत हो जाइए, अत्रे साहब और पंजेटा साहब दोनों लोग शांत हो जाइए। अत्रे साहब को ये तथ्यात्मक सच नहीं, पंजेटा साहब अत्रे साहब को भी तथ्यात्मक सच बीजेपी में जाने के बाद पता चला है, तो बता रहे हैं ना वो, ठीक है। नहीं अच्छा है। मंदोला साहब
मंदोला साहब आऊंगा, अत्रे साहब आऊंगा, ठीक है, जवाब दीजिए, समय थोड़ा सा कम है सर, सभी से गुजारिश कर रहा हूं, कट टू कट बात करेंगे। मंदोला साहब, जो बातें आपने उठाई हैं उनमें से किसी का जवाब गर्ग साहब ने नहीं दिया। सवाल यह है कि चिंता करना, संकल्प लेना, इससे किसी ने नहीं रोका, लेकिन वहां अब फिर बोलने लगे गर्ग साहब। अरे मंदोला साहब से पूछ रहा हूं भाई, अरे मंदोला साहब से पूछ रहा हूं, गर्ग साहब फिर बोलने लगे आप। सवाल क्या पूछा आपने इनके बारे में? अरे कोई जवाब नहीं दिया गर्ग साहब, वो आपको लगता है कि आप जवाब दे रहे हैं, वो सच है, वो सच नहीं है ना। अब आऊंगा तब बोल लीजिएगा, आपके पास जब आऊंगा तब बोल लीजिएगा। मंदोला साहब, सवाल इस बात का है कि अगर चिंता की भी गई है, संकल्प लिया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हर पार्टी अपनी रणनीति बनाती है, लेकिन आपको लगता है क्या कि अब बीजेपी आरएसएस को फिर से निशाने पर लेकर यह कहकर कि विकल्प हम ही हैं बीजेपी का, या यह कहकर कि राजनीतिक दल जिनके साथ चुनाव लड़ रहे थे अलग अलग राज्यों में, 10 साल सत्ता चलाई उन्हीं के सहयोग से, उनके ऊपर ब्लेम करके कि ये विचारधारा की लड़ाई नहीं लड़ सकती, इससे मजबूती मिलती दिख रही है आपको? अतुल देखो क्या है कि कांग्रेस आज जो जिस चीज का खामियाजा भुगत रही है ना, वो रीजनल पार्टियों का, मैं रीजनल पार्टियों का जिक्र क्यों कर रहा हूँ? रीजनल पार्टी कोई इस तरीके की पार्टी नहीं कि कम्युनिस्ट पार्टी या बीजेपी की तरह हो, वो एक परिवार की पार्टियां हैं। एक पार्टी ऐसी बता दो मुझे, रीजनल पार्टी उत्तर से लेकर दक्षिण तक, वो सब परिवार की पार्टियां हैं। एक परिवार की पार्टी हो, आपके हरियाणा में जेजेपी हो, इनेलो हो, परिवार की पार्टियां हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की परिवार की पार्टी है, ये परिवार की पार्टी है। कांग्रेस ने उसी परिवार के चक्कर में आज पार्टी कांग्रेस जो कमजोर हुई है, केवल परिवारवाद के चक्कर में कमजोर हुई है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने देखिए, जब यूपीए पार्ट 1 के बाद यूपीए पार्ट 2 का रिजल्ट निकला था, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जनार्दन द्विवेदी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, अगर पार्टी उस पर अमल करती तो शायद आज ये स्थिति नहीं आती। उन्होंने कहा था कि हम लोगों को अपने दम पर बहुमत हासिल करना चाहिए, बहुमत की लड़ाई लड़नी चाहिए, हमें सरकार नहीं बनानी चाहिए। 200 कुछ सीटें आई थी कांग्रेस की, तो जनार्दन द्विवेदी ने बिल्कुल सही बात कही थी। अगर कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी के निधन के बाद से कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष ही नहीं करा, अगर इंदिरा गांधी के निधन के बाद अगर आप देखें कितने चुनाव, 1984 का इलेक्शन छोड़ दीजिए, बाकी एक इलेक्शन ऐसा देखिए जिसमें कांग्रेस ने बहुमत हासिल करने की कोशिश करी हो। कांग्रेस कहीं ना कहीं एक गठबंधन की राजनीति में परिवारवाद की, अब परिवारवाद आप समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं, मायावती के साथ गठबंधन कर रहे हैं, डीएमके के साथ गठबंधन कर रहे हैं, शरद पवार के साथ, ये कौन पार्टियां हैं भाई? ये सारी पार्टियां परिवार की पार्टी है, इनमें कोई बाहर का आदमी अध्यक्ष नहीं बन सकता। आज ये इनेलो या जेजेपी में कोई बता दो कोई बाहर का आदमी अध्यक्ष बन जाएगा, वही बनेगा तो परिवार का आदमी होगा। तो कांग्रेस भी उसी उलझन में फंस गई है। बीजेपी इसलिए सक्सेस हो रही है कि बीजेपी ने एक ऐसा नेतृत्व लाके दे दिया है, वो जो उस पर एक किसी परिवार का या किसी के आरोप नहीं लगा, वो चलता जा रहा है और आगे नए चेहरे वो तैयार कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में या दूसरी पार्टियों में अगर आप देखेंगे, रीजनल पार्टियों में भी परिवार को ही आगे बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं परिवार, कुछ जगहों पर एक्सेप्शन है, इनेलो में है अभी, जैसा बता रहे हैं पंजेटा साहब। नहीं, पंजेटा साहब आधा सच बता रहे हैं, पंजेटा साहब ये नहीं बता रहे हैं कि ठीक है, अब समय थोड़ा सा कम है, विवेक भाई भी सुन रहे हैं। विवेक चौधरी, अत्रे साहब एक एक करके, बहुत संक्षेप में सर, समय नहीं है। विवेक चौधरी, फाइनल कमेंट ही सर आपका। जो चिंतन मंथन करना है वो हर पार्टी करती है, लेकिन जिस बात पर गर्ग साहब बार बार फोकस कर रहे हैं, क्या हरियाणा में वो होता दिख जाएगा हमें, और 24 में पूरे देश में? बहुत छोटा जवाब सर। नहीं अतुल जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं, कांग्रेस ही कांग्रेस का खात्मा करेगी। ये बातें तो कर रहे हैं आज बड़ी बड़ी, आज विपक्ष में बैठने के काबिल भी ये 2024 में नहीं रहेंगे, आपके सामने है। और आज ये कभी किसी को टारगेट करते हैं, कभी किसी को टारगेट करते हैं। आज टारगेट करने की जरूरत है इनको अपने आप पे। आज कहीं ना कहीं जो इनके पिछले कार्यकाल के इनके कार्य रहे हैं, उनके ऊपर विचार करने की इनको जरूरत है। किस तरह से इन्होंने गरीब किसानों की जमीनें हड़पने का काम किया और अपने जीजा जी को गिफ्ट करने का काम किया, किस तरह से इन्होंने युवाओं की नौकरियों को खाने का काम किया, किस तरह से इन्होंने युवाओं के साथ दुराचार करने का काम किया, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, यानी कांग्रेस को खुद को टारगेट करना पड़ेगा, तब वो अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। गर्ग साहब आपके पास आ रहा हूं, मात्र 30 सेकंड से ज्यादा नहीं सर, समय नहीं मेरे पास। गर्ग साहब फाइनल कमेंट आपका। अतुल जी, दावे के साथ कहता हूं 2024 के अंदर भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। आज प्रदेश की जनता, लाल के हसीन सपने, मैं सपने दिखा दूंगा, तुम सपने आप भी देख रहे ना। तो 2005 से लेकर 2014 तक हमने जो गरीबों के लिए इतने काम किए, यानी 3 रुपए किलो दाल
तो हमने जो 3 रुपए के चावल और गेहूं देने का काम रोजगार की बात कीजिए ना, रोजगार कहाँ गए? दिया, जो जमीनें गिफ्ट करने का काम किया उसका बात कीजिए ना। ठीक है, ठीक है, आप अगर दावा कर रहे हैं तो मैं आपको शुभकामना देता हूं भाई, आप अपना दावा करिए और आप अपनी मजबूती करिए, कांग्रेस अपने आप को मजबूत करे, इसमें किसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपकी रणनीति होगी तो आप मजबूत होंगे भी। बहरा गर्ग साहब 30 सेकंड दिया था सर से। पंजेटा साहब फाइनल कमेंट आपका 30 सेकंड में। गर्ग साहब हो गया, पंजेटा साहब 30 सेकंड आपका, बस 30 सेकंड। अतुल जी, मेरा ये मानना है कि G23 कांग्रेस का खात्मा कर चुका है और वो परिणाम जो है चुनावों के आ चुके हैं, उसमें साफ वो दिखता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। रही बात हमारे हरियाणा में कहावत है, छोटा चना बाजे घड़ा, तो कुछ भी कोई बाजा जितना मर्जी ये शोर करते रहे उसमें कुछ नहीं होने वाला। दरअसल पे कांग्रेस हरियाणा से नहीं पूरे देश से सफाया होने जा रहा है। ठीक है, अत्रे साहब 30 सेकंड आपका। देखिए अतुल, ये बात बिल्कुल सही कही है पंजेटा जी ने। हरियाणा में ना तो कांग्रेस का कोई नाम लेवा रहा है, ना कोई पानी लेवा रहा है। कांग्रेस खत्म हो चुकी है। जो राजनीतिक दल 70,000 एकड़ जमीन किसानों की लूट ले, जो राजनीतिक दल 17,000 एकड़ जमीन किसानों की छीन के बिल्डरों को रिलीज कर दे, इस राजनीतिक दल ने हरियाणा के अंदर भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद का बोलबाला रखा है। हुड्डा साहब का 10 साल का कार्यकाल अतुल हरियाणा के इतिहास का काला अध्याय है। आज भी हरियाणा की जनता उस 10 साल को याद करके सियर उठती है। जिस राजनीतिक दल की सरकार के दौरान अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता था, जिस सरकार के दौरान अपराधी जेल में बैठ के अपने अपराधों को अंजाम देते थे, ऐसे राजनीतिक दल का प्रवक्ता यहाँ पे ये कह रहा है कि साहब देखिए आने वाली सरकार हमारी बनेगी। अरे बोलने से पहले सोच तो लो कुछ। ठीक है, अत्रे साहब हो गया। मेंदोला साहब फाइनल कमेंट बहुत संक्षेप में सर। अतुल जी आ रहा हूँ, चौधरी साहब आ रहा हूँ। मेंदोला साहब बहुत जल्दी से। देखिए, हम जो बहस कर रहे हैं आज कांग्रेस के संकल्प शिविर को लेकर कर रहे हैं। मेरा कहना है कि वो समय कांग्रेस के विरुद्ध चल रहा है। कांग्रेस को एक नेतृत्व की, बहुत एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। जिस दिन कांग्रेस को कोई मजबूत नेतृत्व मिलेगा तो मेरा मानना है कांग्रेस फिर से खड़ी हो जाएगी। वो दिन कब आएगा मेंदोला साहब? खड़ी है, बीजेपी इसलिए आगे बढ़ रही है कि बीजेपी के पास एक बहुत मजबूत नेतृत्व है। देखो 10 साल पहले मैं आपको बताऊं, जब 2004 से पहले की बात थी, ये लगता था कि कांग्रेस का क्या होगा। अब मेरा कहने का मतलब है कि ठीक है, समय चल रहा है कांग्रेस का थोड़ा सा खराब, लेकिन मजबूत नेतृत्व, जैसे आज नरेंद्र मोदी एक बहुत मजबूत नेतृत्व बीजेपी, मजबूत नेतृत्व, लेकिन सवाल वही है ना कि वहां से वो आरोप लगाए कि बीजेपी में दलितों को बोलने नहीं दिया जाता है। आपने बताया कि वहां पर उनके नेताओं को ही बोलने नहीं दिया गया, लिमिटेड बोलने दिया गया। विवेक कुछ कह रहे हैं आप, बहुत संक्षेप में कहिएगा लेकिन। अतुल जी, जिस तरह की आज की डिबेट रही और जो बजरंग दास जी का इसमें रवैया रहा, यही रवैया इनकी पार्टी को लेके बैठा है। इनके शीर्ष नेतृत्व कुछ कहते हैं, ये सुनने का काम नहीं करते। वो फिर नहीं सुन रहे हैं, वो कहीं फिर ना बोल रहे कहीं हैं, इसी वो फिर रवैये नहीं मान का रहे हैं। कांग्रेस का वो बेड़ा फिर गर्क नहीं हो रहा मान है। रहे हैं। उनका मानना है कि कांग्रेस की सरकार बनवा कर रहेंगे, दावा एकदम कर लिया है, संकल्प उन्होंने पहले से ले लिया है। मैं पहले कह चुका हूं, गर्ग साहब बहुत शुक्रिया आपका, पंजेटा साहब बहुत शुक्रिया, अत्रे साहब बहुत शुक्रिया, विवेक आपका शुक्रिया, मेंदोला साहब आपका बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस के संकल्प या चिंतन से क्या निकला है कांग्रेस के लिए, सवाल खुद कांग्रेस के लिए ही है, क्योंकि बाकी दल अपनी रणनीति तैयार करते हैं, बाकी दलों का अपना तरीका है राजनीति का, कांग्रेस का अपना तरीका है। अगर आज आपको राजनीतिक दलों में विचारधारा की लड़ाई नहीं लगती है, कि दिखाई देती है कि वो लड़ सकते हैं, उन्हीं को आपने पनपाया और उन्हीं के साथ सरकार कई साल चलाई आपने, आप अपने आप को कैसे मजबूत करेंगे, सवाल।